आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और मेरे खास प्रोग्राम वुमेन एक्सीलेंस में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला जिनसे देश और प्रदेश की कितनी सारी बेटियां, कितनी महिलाएं प्रेरणा लेती हैं और प्रेरणा स्रोत बनती हैं। हमारे साथ हैं सपा की नवनियुक्त प्रदेश की एक जिम्मेदारी मिली है इन्हें, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी है। उससे पहले इन पर बाल आयोग का एक जिम्मेदार पद भी था। हमारी इनके साथ खास मुलाकात में हम आपको रूबरू कराते हैं जूही सिंह से। नमस्कार। नमस्कार मैम, जिस तरह से आपने अपना बाल आयोग था जी, बच्चों को लेके, प्रदेश में व्याप्त समस्याओं को लेके आपने एक कार्य किया है और कार्य को इतने अच्छे शिखर तक पहुंचाया है जी। कहाँ और क्या कठिनाइयों को देखने कितना कठिन था ये सब? मैंने राजनीति ज्वाइन की 2011 में और 2012 का मैं इलेक्शन लड़ी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी दी। ऐसे समय पर जिम्मेदारी दी जब बच्चों की आवाज़ जो है वो मुखर हो रही थी। साथ ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पोषण मिशन की भी शुरुआत की। तो हम लोग बाल संरक्षण आयोग में जहाँ कुपोषित बच्चों की बात करते हैं, वहाँ मिड डे मील्स की भी बात करते हैं, बेसिक शिक्षा को मॉनिटर करते हैं। साथ ही जो बच्चियों के और बच्चों के प्रति अपराध होते हैं उनको कैसे मॉनिटर करना चाहिए, सही केस लगाना चाहिए। एक नया एक्ट आ गया है, बाल सुधार गृह पे हम लोग नज़र रखते हैं। तो ये बड़ा व्यापक एक इसका पूरा कार्यक्षेत्र है और लीगल भी है। तो उस नज़रिए से बड़ी जिम्मेदारी थी और मैंने कोशिश की कि सबसे पहला काम कि पढ़ने की जगह अपने आप को फील्ड में ले जाऊं। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी लगती हैं कि हम ज़मीन पर कितना हैं, हमारे गैप्स क्या हैं, हमें कैसे उनको मीट करना चाहिए। तो इस पे हमको NCPCI जो नेशनल कमीशन है उसका भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। बाल मजदूरी मुझे लगता है एक अभिशाप है जी। तो बाल मजदूरी पर पूर्णतः लगाम नहीं लग पा रही, क्या कारण समझते हैं इसका? बड़ा पेचीदा मसला है। एक नया एक्ट भी आया है और बाल मजदूरी हमारे सबसे गरीब और दुर्बल वर्ग के बच्चे करते हैं। साथ ही में इसमें जो हम कहें किसानों और खेतिहर में बहुत सारी छिपी हुई मजदूरी होती है। जो शिक्षा के तहत जो अभियान चलाए जा रहे हैं उससे हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को स्कूल ले जाएं। विभिन्न योजनाएं, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे किसी योजना से उनके बच्चों को, उनके परिवारों को जोड़ें। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और साथ ही ऐसी भी कई जगहें हैं, जैसे हम खनन के क्षेत्र में मजदूरी की अगर बात कर लें तो वहाँ पर भी कई NGOs काम करें। बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए केवल लॉ से कुछ नहीं होगा। लॉ है, ज़रूरी है कि हम सब मिलकर, और एक मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। श्रम विभाग, पुलिस विभाग उनकी यूनिट्स भी सेट कर रहे हैं, साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि ये मुद्दा अब लोग छिपा नहीं सकते हैं, सब लोग जागरूक हैं और इस पर एक मुहिम चल रही है। नहीं, समाज में क्या ये समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है? जिस तरह से ये प्रशासनिक, मैं समझता हूँ प्रशासनिक एक जिम्मेदारी है। प्रशासन को लोग बोलते हैं और ये शासन और सिस्टम को लोग बोलते हैं। क्या ये नहीं लगता कि हर व्यक्ति, हर एक जिम्मेदार नागरिक की ये जिम्मेदारी है? कहीं अगर आप किसी भी जगह पे देखते हैं जो लोग बाल मजदूरी को लेके लंबी चौड़ी बातें करते हैं और वही बाहर जाके बच्चों को इस तरह के प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से ये सुधार ला जाए? देखिए, ये तो हर क्षेत्र में कठिनाई है कि लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत मुद्दों को भूल जाते हैं और मुद्दा बहुत बड़ा है। इसमें व्यक्ति विशेष को पीछे छोड़ना पड़ेगा। समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। साथ ही में उन बच्चों को सशक्त बनाना पड़ेगा और आर्थिक रूप से उनके परिवारों को सशक्त बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये एक ऐसा मसला है कि हम इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। साथ ही हमें ये याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो बड़ा ही पोरस बॉर्डर है। इसमें बच्चों की बहुत स्मगलिंग भी होती है, चाहे वो हम बांग्लादेश से, नेपाल से या बिहार से भी ले लें। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि BSF बहुत एक्टिव है, कैंप्स चलाती है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और समाज की भी भागीदारी है। तो समाज को मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से बहुत लोग इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं और धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है।
मुद्दा बड़ा है, लेकिन इसको कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पूरी तरह से इसको रोका जाए। गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं की कितनी भागीदारी है, कितना आगे बढ़ चल के आ रही है? मुझे लगता है और मेरा मानना है समाज को भी और समाज सुधारक भी जो लोग बातें करते हैं बोलते हैं उनका भी मानना है, जब तक लोग जो संस्था हैं जो सिर्फ चिन्हित और पन्नों पर है वो फील्ड पर नहीं है, तो आपका क्या अनुभव रहा? कितनी समाज संस्थाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल वास्तविक रूप से फील्ड में वर्क? कुछ हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत हैं, कुछ हैं और कुछ जिम्मेदारी से काम कर रही हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें सरकार को पहल करनी पड़ेगी, लीड हमको लेनी पड़ेगी। अगर हम इसको पंचायती राज स्तर से इसको या नगर बिल्कुल विकास के स्तर से इसको ले सके, मोहल्ले से ले सके, तो व्यक्तिगत रूप से लोग आगे आएंगे और इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन से, प्रधान से मदद ले सकें। बहुत सारी काउंसिल्स हैं जिसमें हम स्टेक होल्डर्स को ले सकें। हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा NGOs जो हैं, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है तो उसमें कोई किसी इलाके में एक ब्लॉक में काम कर रहा है तो वो मॉडल की तरह लिया जा सकता है, लेकिन उसको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन साथ ही मैं मानूंगी कि जहाँ जहाँ हमारे जिम्मेदार जिलाधिकारी हैं, अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कई जिलाधिकारी हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य इस पर किया है और मुहिम भी चलाई है। साथ ही बाल श्रम को लेकर और एक जो भिक्षावृत्ति है उस पर भी गैंग्स आते हैं, बच्चों के गले में स्लेट होती है, उस पर भी कई जिलाधिकारियों और SSPs ने मिलकर एक मुहिम चलाई और सक्सेसफुल भी हुई है। नहीं, सबसे बड़ा एक सवाल और होता है, बाल श्रम ठीक है और भिक्षावृत्ति ठीक है, उसके साथ साथ जो बच्चे बाल श्रम कर रहे होते हैं, भिक्षावृत्ति में होते हैं, वो कहीं ना कहीं नशे की लत से और वो एक नशे में चले जाते हैं। हमारे देश का और सभी का मानना ये होता है किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं जी। तो ऐसे में क्या हमारा भविष्य? देखिए, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो जगहें चिन्हित होती हैं। जो आपने कहा कि वो बच्चे नशे में चले ही नहीं जाते, उनका प्रयोग भी गैंग्स करते हैं नशे की चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में। स्टेशन और ऐसे बहुत सारे चिन्हित इलाके हैं। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक गैप ये होता है कि पुलिस का सहयोग कम मिलता है। बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं जिनके बच्चे भी इसके आदी हो चुके हैं जो हमारे पास आते हैं, लेकिन ज़्यादातर समाज और हम लोग खुद मिलकर अगर वहाँ पर सरप्राइज विजिट करें तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाता है। लेकिन पुलिस की सक्रियता इसमें और अधिक आवश्यक है क्योंकि केस वही लिखाएंगे। हालांकि अब नए JJ एक्ट में जो है पनिशमेंट भी बढ़ा दी गई है, रूल्स और सख्त कर दिए गए हैं, हम लोग उस पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो आशा है कि नज़रिया बदलेगा। मैम, जूही जी, बहुत बार देखने को मिला है बच्चों को हथियार की तरह यूज करते हैं। जी, बच्चों को हथियार की तरह यूज़ करते हैं और जहाँ क्रिमिनल कुछ होते हैं कि अगर बच्चा है और उसको ट्रेंड किया जाए और उस बच्चे से क्राइम किया जाए, क्राइम कराते हैं, क्राइम सिंडिकेट हैं। कई बार मुद्दे, अभी दिल्ली में 2-3 मुद्दे, बड़े मुद्दे थे, यूपी के पीलीभीत में भी एक मुद्दा आया था, तो उसमें कुछ क्राइम सिंडिकेट बच्चों को ट्रेंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें ज़रूरी ये बात वही जा रही है कि जो हमारी फ्रंट लाइन पुलिस है ऐसे क्राइम सिंडिकेट्स को चिन्हित करके तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब आप उनको क्राइम में ले जाते हैं और उसके बाद कोई इकोनॉमिक इंडाइसमेंट उनके पास, वो पढ़ने नहीं जा सकते। हम लोगों ने तो बहुत सुधार गृह में भी देखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो बच्चे बहुत सीरियस क्राइम करते हैं, जैसे कि आप कहें कि महिलाओं पे बलात्कार या कुछ भी ऐसे, हाँ, उनको अलग रखना चाहिए। लेकिन जगह की कमी की वजह से वो हीनियस क्राइम वाले बच्चे और नॉन हीनियस क्राइम वाले बच्चे कभी कभी साथ भी रहते हैं, सेम हो जाते, इक्वल हो जाती है, उसमें रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी संवेदनशील हैं कि इनको ज़रूरी है कि हम इग्नोर ना करें और जिम्मेदारी भी हम लोग को यही दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में स्पेशली और बहुत सारे सुधार गृहों का प्रोग्राम है, बनाया भी जा रहा है, केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है। चाइल्ड फ्रेंडली स्टेशंस बनाने का एक प्रोग्राम केंद्र सरकार का है कि वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 या 5 लोग चिन्हित किए हैं स्टेशंस। लखनऊ उसमें एक है, जहाँ पर बहराइच में, जहाँ हम देखते हैं कि बच्चे बहुत भागते हैं वहाँ से
भागते हैं क्या है अपना घर से बिछड़ के, या उनको बेच दिया जाता है। तो स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस सहयोग दे रही है। चाइल्ड लाइन चलाते हैं जिसमें हम मिसिंग बच्चे जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाती है। तो हैं ऐसे ऑपरेशंस जी। अच्छा, अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिलती है जी। सपा सरकार से। मुझे लगता है एक इनाम होता है, लोग जिस काम को करते हैं और मुझे लगता है अगर उसे अच्छा नहीं कर पाते हैं तो डिमोशन जरूर होता है जी। क्योंकि किसी भी काम में, आपका काम तो या पॉलिटिकल है तो बड़ा यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है और एक बहुत बड़ी लाइन होती है, लंबी कतार होती है अपने आप को खड़ा करने में, अपने आप को। लेकिन आपने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया, ना कि आपने आपको दिखा दिया और शिखर तक किया। तो आपको एक नई जिम्मेदारी मिली, आपको प्रदान किया गया, आपको एक इनाम मिला, तो किस तरह से इसे स्वीकारती हैं? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक राजनीति की। मैंने अपना चुनाव हारा, कलराज मिश्रा जी से हारा, और कलराज मिश्रा जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी मदर की जब डेथ हुई थी तो वो एक पहले व्यक्ति थे जो मेरे यहाँ आए थे। उसके बाद दूसरा चुनाव बाई इलेक्शन में लड़ी। आशुतोष टंडन जी से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि राजनीति चुनाव होता है। और जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले इनफॉर्मल रूप से ये जिम्मेदारी दी थी, तो मैं जब पैनल पे भी जाती हूँ तो अपनी सरकार का सकारात्मक पक्ष रखना चाहती हूँ, और दूसरी सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको स्वीकारने में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो शायद समय बदल रहा है और ऐसी ही राजनीति लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी लायक सोच कर दी होगी। चुनाव में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? इस चुनाव में बहुत बड़ा चुनाव है 2017 का जी। और देश के रूप से मुझे लगता है देश इसे एक थर्ड आई से देख रहा है, बड़ा चुनाव है। तो महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? बड़ी भूमिका रहेगी। महिलाओं की और युवाओं की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि दोनों ही जातिगत आधार पर नहीं सोचते हैं और अपने मुद्दों पर अब महिलाएं और युवा दोनों मुखर हो चुके हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे मसले कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, या कोई सरकार या कोई भी पार्टी ऊपर बात करके या वादा करके हमारा वोट ले ले, ऐसा नहीं है। मैंने घरों में भी वोटों का विभाजन देखा है और अपने खुद के चुनाव में देखा है, जहां महिलाओं ने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से, हालांकि वो विचारधारा के रूप में कहीं और कमिटेड थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मेरे चुनाव में हिस्सा लिया, मेरे लिए कैंपेनिंग भी की। ऐसी ऐसी महिलाएं निकली जिनका शायद राजनीति से आज भी कोई मतलब नहीं है। तो चीजें बदल रही हैं और मुझे लगता है कि विचारधारा से जुड़ना, विचारधारा से जुड़ जाना। हाँ, और महिलाओं के मसले अलग होते हैं और युवाओं के मसले भी अलग होते हैं। सब अपना अपना क्राइटेरिया, सब अपना क्राइटेरिया, और वो फिर प्रश्न भी करती हैं। जैसे आप मतलब ऐसा नहीं है तो कि अभी तक आप उनकी जो आशाएं थी, महिलाओं के जो विषय थे, मेरा जहाँ तक मानना है कि आपने इतना वर्क किया है और ग्राउंड लेवल पे किया है, ग्रास रूट लेवल पे किया है, तो आप खरी उतरे हैं। सबसे मैं अभी आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया गया है। कल जब न्यूट्रिशन मिशन बना तो एक माननीय सांसद जी के साथ काम करने का, कन्नौज के साथ मुझे मौका मिला। तो जब हम लोग फील्ड में गए तो हमने देखा कि आंगनवाड़ी 20-20, 18-18 रजिस्टर वही चीज़ का भरती हैं। तो उस पर हम लोगों ने बहुत यूनिसेफ से बात किया, उन्होंने रजिस्टर्स घटाए। अचानक, हम ये नहीं कह रहे कि आंगनवाड़ी लोग पहले नहीं आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी जो भूमिका है हमारे नींव में सारे प्रोग्रामों को संचालन करने की, वो उभर के आई और इससे माननीय मुख्यमंत्री ने इसको सीरियसली भी लिया और उनका मानदेय बढ़ाया। साथ ही जो वर्कर्स हैं, आशा बहु हैं, उनको हम फिर स्मार्टफोन्स दिया गया, फिर डिजिटलाइज करने की कोशिश की गई कि सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे डेटा आए, डेटा हम लोग एनालाइज कर सकें। तो महिलाओं के मुद्दे और मुझे जैसे हम लोग की मुख्य सेविकाएं हैं, उनका प्रांतीय सम्मेलन होता है तो वो लोग हमेशा मुझे बुलाते हैं एक अग्रज के तौर पे, क्योंकि उनकी समस्याओं से हम लोग समझ पाते हैं कि ग्राउंड में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। तो एक वर्कर्स के तौर पे बहुत अच्छा मेरा उनसे एक कहें कि कोऑर्डिनेशन है, जो भी महिलाएं कार्य कर रही हैं और साथ ही जो महिलाएं ऑर्गेनाइज क्षेत्र में नहीं कार्य कर रही हैं, गांव में हैं और किसी भी रोजगार में हैं या नहीं हैं, तो उनके साथ भी माइनॉरिटीज़ मुस्लिम महिलाओं के साथ घर में वो मुझे जाने देते हैं, उनके साथ बैठने देते हैं, उनकी बातों को हम समझ सकते हैं।
तो एक अच्छा लगता है। जो हम लोग कहें कि 6 साल पहले बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो हम लोग समझ भी नहीं पाते थे, किताबों में लिखी रहती थी, अब उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनको इसीलिए रास्ता भी निकलता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, ऊर्जावान हैं, उनमें एक काम करने की नई दिशा और दशा है। आपने डिम्पल यादव के साथ भी काम किया है, तो क्या अनुभव रहा? क्या उसी तरह से उनका वर्कआउट है? किस तरह से देखते? माननीय सांसद कन्नौज का हमेशा एक नजरिया रहता है कि अगर हर व्यक्ति अपना काम कर ले तो कोई कठिनाई ही नहीं रह जाएगी, और हमेशा वो सबकी बात सुनती हैं और सबसे ओपिनियन लेती हैं, फिर किसी निर्णय पर आकर वो निर्णय भी इन्फोर्स नहीं करती हैं, वो निर्णय खुद से ही निकल आता है। साथ ही बाहर निकलकर, जैसे उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो कन्नौज की सांसद है, कन्नौज को भी रिप्रेजेंट कर सकती थी, लेकिन ये जो महिलाओं के क्षेत्र में बहुत सारी, बच्चों के क्षेत्र में WHO से मिलके बहुत सारी संस्थाएं, मुझे लगता है अलाइव एंड थ्राइव, यूनिसेफ, न्यूट्रिशन मिशन, जो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में, और महिला सुरक्षा, जैसे कोई भी महिला की समस्या थी, महिला सुरक्षा पे मैं कहूंगी कि 1090 एक अंग है, साथ ही डायल 100 एक है। तो कोई भी समस्या अगर महिलाओं की और बच्चों की लेकर आती है। एक छोटी सी बात हम कह रहे हैं कि गोरखपुर में जापानीज एन्सेफेलाइटिस फैलता है, हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, कुछ हार्वर्ड की लड़कियां भी उनके साथ काम कर रही थी गोरखपुर की, वो उनकी नॉलेज में लाई, स्पेशली उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया कि वहाँ एक वार्ड बनना चाहिए, हम लोग प्राथमिक रूप से क्या उपचार लोगों को दे सकते हैं, जो आज संसार में कहा जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को तुरंत करानी चाहिए, इस चीज़ को उन्होंने खुद एक मुहिम के रूप में लगाया। और जो औरतों के बारे में हम लोग कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले लोग बोलने में भी बहुत डरते थे कि नहीं, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, उसके लिए वो खुद आगे आई, खुल के आई, और उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की हाइजीन के लिए आवश्यक है, इनको उपलब्ध कराना चाहिए। आज हम हेल्थ सेक्टर में उसको उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनका सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे बाल श्रम और सारी चीज़ें होती, नशे के कारोबार में चले जाते हैं, नशे से पीड़ित हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उन अभिभावकों के लिए आपका एक संदेश छोटा सा, 2 शब्द। मत करवाइए उनसे बाल श्रम। अगर आपको आर्थिक रूप से, मैं मानती हूँ कोई भी माँ बाप आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर होते हैं तो ही बच्चे बाहर जाते हैं, तो कोई ना कोई सरकार की योजना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ऐसी योजना है केंद्र सरकार की भी जो हमारे माध्यम से संचालित की जाती हैं, शायद कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से वही योजनाएं हम स्मार्टफोन में डालेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ा सा पता करिए, अपने बच्चे को स्कूल में भी अगर आप पहुंचा दें तो वहां से भी गवर्नमेंट टेक ओवर करके आपको किसी न किसी योजना से जोड़ देगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।